मैंने आज का जो आर्टिकल है वो इसी पर बेस्ड रखा है कि बेसिक नेचर ऑफ एमीन्स। जितने भी हमारे पास एमीन कंपाउंड हैं, आज हम केवल उनका क्या करेंगे, बेसिक नेचर पढ़ेंगे, क्षारीय प्रकृति को पढ़ेंगे। अब क्षारीय प्रकृति को पढ़ना स्टार्ट करें तो हम कोई एक एमीन लेकर चलते हैं या एक कोई नॉर्मल फॉर्मूला लेकर चलते हैं। जैसे मैंने एक नॉर्मल फॉर्मूला ले रखा है, बेटा यहां से कहीं से स्टार्ट करें NH3 को। बेटा NH3 के पास अगर फॉर्मूले को मैं देखूं तो आपने स्ट्रक्चर फॉर्मूले बनाए थे पहली बार। तो जब आपने स्ट्रक्चर फॉर्मूले बनाए, आपने देखा नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड हाइड्रोजन से जुड़े थे, लेकिन उसके बाद भी नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर क्या था, अवेलेबल था। लोन पेयर का मतलब वो इलेक्ट्रॉन जिसने बॉन्ड नहीं बनाया, हम इसको एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी कहते हैं। एक साइंटिस्ट हमारे यहां थे जिनका नाम था लुईस, और उस लुईस संकल्पना के आधार पर अगर किसी भी यौगिक में केंद्रीय परमाणु पर, केंद्रीय परमाणु का मतलब बीच वाले, अगर सेंट्रल एटम पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल पाया जाता है, इसके मतलब है इसके पास अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका नेचर कैसा होगा, क्षारीय। अच्छा, ये भी ऐसा भी सोच सकते हैं, दूसरे परिभाषा के आधार पर हम ऐसा मान सकते हैं कि अगर कोई भी यौगिक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, दान कर सकता है, दे सकता है, हम उसका भी नेचर कैसा मानते हैं, क्षारीय। अब इतना सोचने वाली बात है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन त्याग सकता है, जिसके पास पहले से लोन पेयर क्या है, अवेलेबल है। अगर किसी कंपाउंड के पास लोन पेयर नहीं है, क्या वो लोन पेयर त्याग सकता है, नहीं त्याग सकता। तो क्षारीय के नेचर ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या हम इसको ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि यदि किसी यौगिक में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है तो वह अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो है अभिक्रिया के दौरान किसी दूसरे कंपाउंड या एलिमेंट या ग्रुप को क्या कर सकता है, दे सकता है। और क्योंकि ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागा जा सकता है, हम कहेंगे हमारा दिया गया कंपाउंड कैसा है, नेचर में क्षारीय। तो मैं क्या समझता हूं, क्षारीय प्रकृति किस पे डिपेंड कर रही है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर। अगर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ना होता, हम इसको ये भी ना कहते कि पदार्थ प्रकृति में कैसा है, क्षारीय। और वैसे भी एक साधारण सी चीज है, अगर किसी यौगिक के सेंट्रल एटम पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है तो फिर उसका क्षारीय नेचर भी क्या होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। तो अगर लोन पेयर अवेलेबल है, नेचर क्षारीय है, और लोन पेयर अवेलेबल नहीं है तो नेचर क्षारीय नहीं है। अभी हम एमीन की भी बात करते हैं, किसी भी एमीन की बात करते हैं। देखिए हमारे पास एक एल्किल एमीन अवेलेबल है जिसका नाम है RNH2। ये एल्किल एमीन है। अगर इसका भी फॉर्मूला बनाओगे, कैसे बनाएंगे, हम अपने दिमाग में सोचेंगे इसका। नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा पर 5 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से 1 इलेक्ट्रॉन एल्किल ग्रुप के साथ साझे पर लग गया और 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ साझे पर लग गए। इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन की खर्च हो गए। अभी भी इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन बाकी हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। मैंने जैसे ही देखा, हम इसको देखकर समझ गए कि इसकी प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है नाइट्रोजन एटम पर। हम बताएंगे एमीन यौगिक की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। इस बात में से हम लिखेंगे भी। जैसे कोई हमसे कह देता है कि क्यों इसको क्षारीय नेचर बताया, हम इस बात को बताएंगे भी। क्या बताएंगे, क्या बताएंगे कि एल्किल एमीन में, एल्किल एमीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखता है। इसी कारण यह क्षारीय प्रकृति का होता है। तो बेटा पहला नंबर तो हम इसको ऐसे प्रूफ कर सकते हैं, क्षारीय प्रकृति का होता है। अब क्षारीय प्रकृति क्या है, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अभी एक और रिएक्शन चेक करेंगे। अब हम एक रिएक्शन के थ्रू चेक करेंगे क्या कोई एल्किल एमीन जो है वो नेचर में क्षारीय होगा। एल्किल की जगह पे R, एमीन का फॉर्मूला NH2, हमने इसको काहे के साथ घोला, जल के साथ। और बेटा आप जानते हो जब भी कोई कंपाउंड अपने नेचर को शो ना कर पाए, हम उसको जल में घोलते हैं और कंपाउंड का नेचर पता कर लेते हैं। कैसे हुआ बेटा, H पर कैसा चार्ज प्लस, OH पर कैसा चार्ज माइनस। ध्यान रखने वाली बात है, नाइट्रोजन पर लोन पेयर अवेलेबल है कि नहीं, अवेलेबल है। अभी चेक करेंगे, H प्लस का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की कमी, पॉजिटिव चार्ज का मतलब है हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी। OH का मतलब, माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता।
अब क्योंकि हाइड्रोजन आयन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, जैसे ही हम उसको एल्किल एमीन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, नाइट्रोजन बोलेगा मेरे पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, हम उस एलिमेंट को अपना इलेक्ट्रॉन दे देंगे जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी। तो इलेक्ट्रॉन की कमी किसको शो कर रहा था, एच प्लस आयन। तो ये H प्लस आयन को अपने पास रख लेगा और अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, जाके H प्लस को। अच्छा, बनेगा कंपाउंड क्या, R सिंगल बॉन्ड NH3। H यहां से जाके इसके साथ जुड़ा, समझ में आया क्यों, इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी और नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की क्या थी, अधिकता, क्योंकि लोन पेयर अवेलेबल था। कहेगा हम आसानी से देंगे, अपने आप को क्षार बताएंगे, क्षार लोन पेयर देता है। तो इसने दिया अपने लोन पेयर और इसके साथ क्या बनाया, बॉन्ड। बेटा इसके साथ तो बॉन्ड बना लिया, अलग कौन बचा रहा, OH माइनस। दूसरे शब्दों में ऐसे भी बोल सकते हैं, क्योंकि एमीन यौगिक अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, दे देता है, इसका नेचर कैसा है, क्षारी है। तो ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो क्या कहता है, हम इसको बताएंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देने के कारण एल्किल एमीन को बेटा RnH2 से लिखा था हम लोगों ने, कैसा होगा, क्षारी होगा। एक और बेटा आप इससे समझ सकते हो कि एक और नंबर में इसी पर अगर इसकी क्षारीय प्रकृति को बताना चाहूं, यहीं पर बता सकता हूं कैसे क्षारीय प्रकृति बताएगा। अच्छा सोचो, एमीन को हमने जैसे ही जल में घोला, उसने अम्लीय नेचर रखने वाले H प्लस आयन को, H प्लस आयन कैसा नेचर रखता है, अम्लीय, उसको अपने साथ क्या कर लिया, जोड़ लिया। मतलब अम्ल को इसने अपने साथ जोड़ लिया। अगर अम्ल को अपने साथ जोड़कर अम्लीय नेचर को खत्म कर दिया, विलयन में कौन सा आयन शेष बचा, OH माइनस आयन। अभी आप बस इतनी बात बताइए कि कौन सा पदार्थ OH माइनस आयन देता है, अम्ल या क्षार, क्षार। इसका मतलब है एल्किल एमीन जल में घुलकर कौन सा आयन देता है, OH आयन। अगर एल्किल एमीन जल में घुलकर OH आयन देता है तो OH आयन देने वाला समूह या पदार्थ कैसा होता है, क्षारीय। आपने पढ़ा भी है, क्षार वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर कौन सा आयन देते हैं, OH माइनस आयन। ये भी तो वही कर रहा है, एल्किल एमीन जल में घुला कौन सा आयन देने लगा, OH माइनस आयन। और क्योंकि OH माइनस आयन दे रहा है, इसकी प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय। तो बेटा इसमें से क्या करेंगे, इस बात का भी नेचर बताएंगे, इंक्लूड करेंगे। क्या बेटा, एल्किल एमीन को कैसे लिखा जाए, RnH2 से। हाँ, अच्छा लगने के लिए आप चाहे तो इस पर लोन पेयर क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब हम क्या लिखेंगे, काहे में घुलकर, जल में घुलकर OH माइनस आयन, हाइड्रोक्सिल आयन बनाता है या देता है, ऐसा भी कह सकते हैं, बनाता है। अतः इसकी प्रकृति क्षारीय होगी। तो बेटा आज से अगर आपसे कभी इस बात को कहेगा कि हमको ये बताओ कि जो एल्किल एमीन होता है बाय नेचर कैसा होता है, बेसिक, उसका अगर रीजन पे पूछेगा, हम तीन रीजन उसके देते चले जाएंगे। पहला, लोन पेयर रखता है, बेसिक नेचर बढ़ाता है। दूसरा अगर पूछेगा तो कहोगे अभिक्रिया के दौरान ये अपना लोन पेयर क्या कर देता है, दे देता है, और वे पदार्थ जो लोन पेयर देते हैं उसको क्या कहते हैं हम, क्षार। तीसरा, अभी हमने जैसे ही जल में घोला, इसने कौन सा आयन दिया, OH माइनस आयन दिया, और OH माइनस आयन भी देने वाला पदार्थ प्रकृति में कैसा होता है, क्षारीय होता है। अभी ये वाला हो गया कि एल्किल एमीन नेचर में क्षारीय कैसे होते हैं। अब बेटा एल्किल एमीन के क्षारीय नेचर को बढ़ाया या घटाया भी जा सकता है। कैसे, प्राइमरी एमीन का नेचर अलग है क्षारीय में से, द्वितीयक एमीन का अलग है, तृतीयक एमीन का कैसा है, अलग है। उसके भी पहले हम लोगों को एक चीज पढ़नी होगी। क्या चीज पढ़नी होगी, उसको चेक करेंगे। देखो बेटा, हम सबसे पहले पढ़ेंगे इस बात को, इलेक्ट्रॉन दाता समूह। अगर आपने इसके पहले स्ट्रेंथ ऑफ एसिड नाम का आर्टिकल पढ़ रखा है तो आपको इलेक्ट्रॉन दाता समूह आसानी से पता होगा। इलेक्ट्रॉन दाता समूह कौन सा होता है, जैसे हमारे पास कोई CH3 ग्रुप है। CH3 ग्रुप का नेचर क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन को अपने पास नहीं रखता, बल्कि अपने से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ढकेलता है।
दूसरे पर भेजता है, तो ऐसा ग्रुप कहलाता है। जैसे इसके पास इलेक्ट्रॉन था, इसने दूसरे को अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहा, हम ऐसे ग्रुप को कहते हैं इलेक्ट्रॉन दाता समूह। एक और होता है समूह इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह या इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह। वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या करता है, खींचता है। अभी चेक करेंगे कैसा नेचर बढ़ाता है इसको, तो इस चीज को थोड़ा सा चेक करेंगे अभी। बेटा इलेक्ट्रॉन दाता समूह, अगर कभी जैसे मैंने सोचा मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन दाता समूह है, एक मेरे पास CH3NH2 सॉरी एमीन के साथ एक बार मैंने मेथिल नाम का दाता समूह लगाया है, और बेटा एक बार मैं इसी NH2 पर लोन पेयर बना दूं मैं, एथिल दाता समूह लगा देते हैं। इन दोनों की प्रवृत्ति क्या है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, देने की। अभी सोचने वाली बात है, अगर दोनों में कंपेयर करें, उसके इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता कैसी है, अधिक है, इसके इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता कैसी है, कम। सोच समझ के इस बात को देखेंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखता है और ये इलेक्ट्रॉन अधिक देने की प्रवृत्ति रखता है, पहले से एक तो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है एमीन ग्रुप पर और उसको क्षारीय बनाए हैं, अगर ये वाला ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन देगा, सोचो यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी हो जाएगी, अधिक, और क्षारीय नेचर और भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सोचो एथिल ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा देने की प्रवृत्ति रखता है ना, सोचो ये तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, और जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो यहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो और भी कैसा हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। मेथिल ग्रुप से ज्यादा एथिल ग्रुप देता है इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब अगर ये कम इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन घनत्व तो अधिक ज्यादा अधिक नहीं होगा, लेकिन अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर करता है तो ये यहां पे इलेक्ट्रॉन के घनत्व को बढ़ा कैसे देगा, अधिक कर देगा। और जब इलेक्ट्रॉन का घनत्व वहां ज्यादा हो जाएगा तो बेटा इसका बेसिक नेचर भी कैसा होगा, अधिक होगा। फिर से मैं बताऊं, अगर एमीन कंपाउंड में एमीन के साथ NH2 के साथ कोई भी इलेक्ट्रॉन दाता समूह लगा है तो वो क्या करेगा, ग्रुप NH2 को इलेक्ट्रॉन देगा। जैसे NH2 को इलेक्ट्रॉन देगा, NH2 के नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन पेयर भी कितना था, 2, और फिर इलेक्ट्रॉन पेयर 2 से कैसा होना स्टार्ट कर देगा, अधिक, और जितना अधिक होता जाएगा क्षारीय नेचर उतना ही कैसा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा क्षारीय नेचर। अभी चेक करते हैं, एथिल ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने का नेचर रखता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा देकर नाइट्रोजन पर डेंसिटी को बहुत अधिक बढ़ा देगा, इसलिए इसका नेचर भी बहुत अधिक कैसा हो जाएगा, क्षारीय। अब मैंने मेथिल ग्रुप की बात की, ये भी इलेक्ट्रॉन देता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन को देने की क्षमता इतनी ज्यादा नहीं जितनी कि एथिल ग्रुप पर थी। ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, इसके क्षारीय नेचर को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो मैं क्या सोचता हूं, जितना भी इलेक्ट्रॉन दाता समूह है या इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह है, वो एमीन कंपाउंड के साथ जुड़कर उनकी क्षारीय प्रकृति को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो मैं एक बात यहां पर लिखूंगा, क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह एमीन्स के साथ जुड़कर उनकी क्षारीय प्रवृत्ति को बढ़ा देते हैं, बेटा इस बात को ध्यान रखना। अगर क्षारीय प्रवृत्ति को बढ़ा देते हैं तो बेटा इसमें से एक और अच्छे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये शायद आपको ज्यादा बेटर फील करे। लिखें हम इसको, देखो बेटा मेरे पास सबसे पहला एक कंपाउंड है, लेकिन अभी मैं बात करूंगा कौन सी अवस्था पर, गैसीय अवस्था पर। अभी मैं केवल गैसीय अवस्था पर बात कर रहा हूं, लिक्विड फेस पर बात नहीं कर रहे हैं, जल में घुलने के बाद वाली बात नहीं कर रहे, केवल गैसीय स्टेज पर चेक करते हैं। हमारे पास बेटा एक एमीन है, देखो कौन सा एमीन है, CH3 सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और बेटा यहां पर 2 लोन पेयर। ये कैसा एमीन है, तृतीयक। अभी चेक करते हैं, इसी के जस्ट बगल में मैंने एक और एमीन लिख रखा है, CH3 सिंगल बॉन्ड N विद लोन पेयर, यहां पर भी CH3 और साथ में बेटा इसके क्या लिखा हुआ है, H। या अगर आप चाहें तो H को दूर भी लिख सकते हैं सिंगल बॉन्ड के थ्रू। एक और एमीन बेटा लिखेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H एंड लोन पेयर। अब अगर इसके बाद लिखना चाहे तो हम अमोनिया का सूत्र लिख सकते हैं, इसके अलावा किसी भी चीज का नहीं।
अमोनिया का सूत्र N, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H एंड लोन पेयर अवेलेबल है। बेटा इन सब ग्रुप्स को देखो, पहले मैं पहले कंपाउंड पर चलता हूं, ध्यान से देखो। गैसीय अवस्था की बात कर रहे हैं, इस बात को विशेष ध्यान रखना। विलायक के साथ या जल के साथ घुलने पर क्षारीय नेचर में चेंज आता है, उसको भी पढ़ेंगे। अच्छा इसको चेक करो, ये CH3 की प्रवृत्ति कैसी थी? इलेक्ट्रॉन को अपने से क्या करने की? प्रतिकर्षित करने की। अगर इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करने की तो सोचो इसको, ये भी CH3 नाइट्रोजन को लिए इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी CH3 नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी CH3 नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तीनों मेथिल ग्रुप नाइट्रोजन की ओर इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर कर रहे हैं। अब आप समझ सकते हो कि तीनों अगर देंगे तो काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसको क्या कर देंगे? दे देंगे। इसको चेक करेंगे। बेटा इसमें भी CH3 दाता समूह है, ये भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। यहां 2 CH3 समूह हैं जो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन पहुंचा रहे हैं, वहां डेंसिटी बढ़ा रहे हैं। यहां चेक करेंगे। बेटा ऐसा क्या लगता है इसको देखकर? इसमें तो एक ही ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन दाता समूह है और वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को नाइट्रोजन पर पहुंचा रहा है, और वहां तो कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं जो दाता हो और अपने इलेक्ट्रॉनों को नाइट्रोजन पर पहुंचाए। अभी चेक करेंगे सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन कहां अवेलेबल हो पाएंगे। पहले वाले फॉर्मूले पर सबसे ज्यादा, क्योंकि 3-3 ग्रुप देने वाले, अगर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां अवेलेबल है तो मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन के अवेलेबल होना ही क्षारीय प्रकृति को दिखाता है। क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां अवेलेबल है, इसकी क्षारीय प्रकृति भी सबसे कैसी होगी? अधिक होगी। मैंने यहां ऐसे लिख रखा है, समझ पा रहे हैं आप? अभी आगे चलेंगे बेटा नेक्स्ट नंबर पे। अच्छा इसके बाद सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व इस फॉर्मूले पर था। अब इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी किस फॉर्मूले के नाइट्रोजन के पास होगी, इसको छोड़कर इसके बाद इन दो को चेक करते हैं। इनमें से इसमें 2 देने वाले समूह हैं, तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहां कैसी रहने वाली है? अधिक। मैंने फिर से ग्रेटर देन का सिंबल बनाया। अब मैं इन 2 फॉर्मूले को चेक करूंगा एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हुए। वहां लास्ट वाले पर कोई भी ऐसा ग्रुप है ही नहीं जो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने का सोचे। कम से कम इसके पास एक ग्रुप तो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने का, तो इसका मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां रहेगी। इसका नेचर कैसा रहेगा? क्षारीय। तो इस प्रकार से बेसिक नेचर में से क्या आता है? चेंज आता है। अभी चेक करेंगे एक और बात कि ये तो आपने पढ़ लिया कि अगर जब पदार्थ गैसीय अवस्था पर होता है उसके बेसिक नेचर का क्रम कैसा रहता है। अभी चलेंगे इस बात को पढ़ने के लिए कि अगर हम इसको जल में घोल दें तो जल में घोलने पर बेसिक नेचर पर प्रभाव कैसा हो जाता है, इस बात को भी चेक करते हैं। तो बेटा इस बात को यहां पर देखते हैं। अभी मैं फिर से एक क्रम बना रहा हूं, अरेंजमेंट में बनाने में मैं एक गड़बड़ करने वाला हूं। क्या है उसको चेक करते हैं। इसको समझेंगे भी क्यों, लेकिन ये नेचर तब हम मानेंगे जब हम पदार्थ को कहां पे घोल देंगे? जल में या फिर अन्य किसी विलायक में घोलेंगे। उस समय एमीन्स के प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एमीन के बेसिक नेचर में क्या चेंज आता है उसको देखेंगे। बेटा सबसे पहले N सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड R पहले सेकेंडरी, फिर बात होगी बेटा प्राइमरी की, R सिंगल बॉन्ड N H। बेटा अब तीसरे नंबर पे टर्सरी जाएगा, R सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड R। और बेटा अमोनिया तो बेचारा लास्ट में ही बना रहेगा, तो अमोनिया को यहां रखते हैं N, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन H एंड H। बेटा इसको जल्दी से देखते हैं, देखो समझो। इसमें से गड़बड़ मैंने क्या किया अरेंजमेंट में, ऐसा लगता है डिसऑर्डर कर दिया सर जी ने। और ये डिसऑर्डर कैसे किया कि बाकी सब ऑर्डर सही था, ये बीच वाला अगर ये तीसरे नंबर पर टर्सरी ना होता, देखो टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी अमोनिया, अगर ये ना होता सेकेंडरी प्राइमरी अमोनिया, सेम यही वाला क्रम बन रहा है। बशर्ते गड़बड़ अरेंजमेंट में क्या हुआ, ये टर्सरी बीच में क्यों आ गया है। वैसे तो आप सभी समझने वाले हो जल में घोलने पर। अच्छा जल में घोलने पर क्षारीय नेचर तब समझ में आएगा। अच्छा जब भी एमीन जल में घुलकर अगर हम उसके क्षारीय नेचर को दिखाते थे, मैं एक रिएक्शन देखो ऊपर दिखाता हूं आपके पास। जब पदार्थ को जल में घोलते थे आपका H+ आयन किससे कनेक्ट होता था? NH2 से। सोचने वाली बात है, NH2 में भी किससे कनेक्शन बनाएगा? N के पास। अब मैं एक बात आपको समझाऊंगा, नॉर्मली है, शायद आपकी बात दिमाग में समझ में आ जाए। कैसे समझ में आ जाए? अगर मेरे पास कोई तृतीयक एमीन है,
सॉरी आर लिख लेते हैं यहां पर, और यहां भी आर लिख लेते हैं, और ये लोन पेयर लगा देते हैं। एक नॉर्मली सी बात थी कि अगर हम किसी कंपाउंड में को जल में घोलकर उसका बेसिक नेचर दिखाते थे, H+ आयन को उस कंपाउंड के नाइट्रोजन से क्या करना होता था, जोड़ना होता था। अभी यहां क्या था, यहां जुड़ना आसान था। क्यों आसान था? क्योंकि नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन कनेक्ट थे, और नाइट्रोजन के साथ जब 2 हाइड्रोजन कनेक्ट थे तो हाइड्रोजन के परमाणुओं का आकार कैसा था, छोटा। अब हाइड्रोजन के परमाणुओं का आकार छोटा था, H+ आयन आता था, कहीं से भी जाकर नाइट्रोजन से जुड़ जाता था। लेकिन जब टर्सरी में 3 एल्किल ग्रुप लग गए, एक भी हाइड्रोजन ना बचा, तो बेटा हमने क्या देखा, एल्किल ग्रुप के R का साइज कैसा होता है, बड़ा। अगर यही हाइड्रोजन लगा होता बेटा, देखो कैसे लगते, चेक करना। हाइड्रोजन के परमाणु का आकार कैसा होता है, छोटा। अभी सोचो, अगर जल में घोलेंगे तो जल का H+ जो आयन होगा वो आसानी से आके नाइट्रोजन से क्या हो जाता था, जुड़ जाता था। और जब H+ आयन नाइट्रोजन से जुड़ता था तो विलयन पर कौन सा आयन बचता था, OH। अब टर्सरी में से 3 एल्किल ग्रुप लगे, और एल्किल ग्रुप का साइज जो होता है वो हाइड्रोजन के एटम से कैसा होता है, बड़ा। अब एल्किल ग्रुप ने लगकर क्या किया, नाइट्रोजन के चारों ओर का अधिकांश भाग, अधिकांश क्षेत्र क्या कर लिया, ढक लिया। अब हमने जब इसकी अभिक्रिया जल से करवाई, हुआ क्या, जल को H+ आयन को यहां पर जुड़ना चाहिए था, H+ आयन आया, यहां पे आया, एल्किल से टकरा गया। क्यों, एल्किल का साइज कैसा है, बड़ा। एल्किल ने उसे अंदर आने ही नहीं दिया, बेचारा H+ आयन वहां से भागा। सोचा बताओ यहां से चलते हैं, यहां से गया, यहां पे भी 2 एल्किल ग्रुप थे, इसको हटा दिया, वो नाइट्रोजन तक पहुंच ही नहीं पाया। अच्छा, वो नाइट्रोजन तक क्यों पहुंचना चाहता था, क्योंकि वो चाहता था कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और हमारे इलेक्ट्रॉन की कमी को कौन पूरा कर सकता है, नाइट्रोजन का वो लोन पेयर। उसको मालूम था कि हाइड्रोजन को जो हमें हीरा चाहिए वो नाइट्रोजन के पास रखे हुए हैं, वो मिलना चाहता था नाइट्रोजन से। लेकिन बेटा उसकी सिक्योरिटी कैसी थी, बहुत टाइट थी, और सिक्योरिटी ने ज्यादातर एरिया को क्या कर रखा था, कवर कर रखा था, वो उस कोहिनूर हीरे तक पहुंच ही नहीं पाया। अभी चलते हैं आगे। अच्छा, यहां पर H+ आयन को नाइट्रोजन से जुड़ने का एरिया कैसा मिल रहा है, बहुत छोटा, बहुत छोटा एरिया। जब यहां से हाइड्रोजन अटैक करेगा, केवल वो तभी नाइट्रोजन से जुड़ पाएगा। क्यों, वहां पर एल्किल ग्रुप थोड़ी जगह पर नहीं है। इसका मतलब है कि ज्यादातर जो हाइड्रोजन आयन होते होंगे वो तो बेचारे कभी भी नाइट्रोजन से जुड़ ही नहीं पाते होंगे। अभी सोचने वाली बात है, बहुत कम H+ आयन होता होगा जो किससे जुड़ता होगा, N से। सोचो अगर बहुत कम H+ आयन N से जुड़ रहा है, सोचने वाली बात है, तो विलयन में OH आयन भी तो बहुत कम बन रहा होगा। और जब OH आयन बहुत कम बन रहा होगा तो मैं अब क्या बताऊं कि क्षारीय नेचर भी उसका कैसा होगा, कम। इस प्रभाव को क्या कहते हैं, कहते हैं विलायकन प्रभाव। क्या बोलते हैं इसको, समझ रहे हो? अच्छा, अगर इसकी जगह पे हाइड्रोजन लगा होता है, हाइड्रोजन के एटम का साइज कैसा होता है, छोटा। अभी हाइड्रोजन, अब इसको जल से मिलाते बेटा, अभी आप खुद सोच सकते हो, हाइड्रोजन आयन को यहीं से भी अटैक कर सकता था, यहां से भी अटैक कर सकता था, यहां से भी अटैक कर सकता था, पीछे से घूमकर भी अटैक कर सकता था, बहुत सारी जगह मिली। चाहे जहां से पाता वहां से जुड़ जाता, और ज्यादा से ज्यादा जुड़ता जाके। और जब ज्यादा से ज्यादा H+ आयन जुड़ता तो ज्यादा से ज्यादा OH आयन क्या होता, बचता। और जब ज्यादा OH आयन बचता तो आप जानते थे उसकी क्षारीयता कैसी हो जाती, प्रबल। तो ये कौन सा इफेक्ट है, विलायकन प्रभाव। लेकिन विलायकन प्रभाव भी कब उत्पन्न होता है, जब आप एमीन्स को कहां पर घोलते हैं, या तो जल में या किसी अन्य विलायक में, तभी विलायकन प्रभाव उत्पन्न होता है। देखो सोचने वाली ये भी बात है कि अगर आप उसको विलायक में घोलोगे नहीं तो विलायकन का प्रभाव भी उत्पन्न होने वाला नहीं। देखो जब गैसीय अवस्था में था, किसी विलायक के साथ नहीं था, प्रभाव कोई भी उत्पन्न नहीं हो रहा था। तो इसका मतलब टर्सरी वाले की क्षारीय प्रकृति थोड़ी सी कैसी हो जाएगी, कम। और इस बार टर्सरी वाले, वैसे क्या था, टर्सरी वाले को भी बात करेंगे। सेकेंडरी और प्राइमरी में से सेकेंडरी की क्षमता कैसी थी, बेसिक नेचर कैसा था, अधिक। प्राइमरी का बेसिक नेचर कैसा था, कम। और प्राइमरी से कम था किसका, अमोनिया का, तो मैंने अमोनिया के लिए भी लगा दिया। लेकिन अभी क्या हुआ, विलायकन प्रभाव के कारण प्राइमरी से कम क्षारीय हो गया टर्सरी। तो बेटा एक बार ये ग्रेटर देन का साइन लगना होगा। ये टर्सरी ने आके काम बिगाड़ा, लेकिन बेटा टर्सरी का भी काम बिगाड़ा किस प्रभाव ने बिगाड़ा, विलायकन प्रभाव ने। क्योंकि एल्किल ग्रुप जो था साइज में बड़ा था, उसने चारों ओर का एरिया क्या कर लिया, ढक लिया नाइट्रोजन के।
अब क्योंकि नाइट्रोजन के चारों ओर का एरिया ढक लिया, वहां तक हाइड्रोजन आयन पहुंच नहीं पा रहा था, क्योंकि हाइड्रोजन आयन उसके साथ जुड़ नहीं पा रहा था, तो सोचो OH आयन बन भी तो नहीं पाएगा, इसलिए उसकी क्षारीय प्रकृति कैसी हो गई, कम। ध्यान रखने वाली बात है, आप कहेंगे तो हम लिख भी देंगे कि विलायकन प्रभाव क्या है, और नहीं तो आप इस बात को बहुत अच्छे ढंग से याद रखेंगे। तो मैं क्या सोचता हूं, मैं विलायकन प्रभाव इस बची हुई जगह पर लिख ही देता हूं ताकि याद बना रहे। तो देखो बेटा, यहां पर लिख रहे हैं विलायकन प्रभाव को, क्या लिखते हैं, सॉरी तृतीयक एमीन वाले का लिखें, तृतीयक एमीन में एल्किल ग्रुप का आकार हाइड्रोजन एटम से काफी बड़ा होता है, काफी बड़ा होता है, जिससे विलायक में उपस्थित हाइड्रोजन आयन नाइट्रोजन एटम, इसको थोड़ा सा और अच्छा लिखते हैं, कैसे, एमीन्स के नाइट्रोजन एटम तक नहीं पहुंच पाता, अतः विलयन में OH आयन भी कम बनता है, अतः विलयन में OH आयन भी कम बनता है, और 3 डिग्री एमीन या तृतीयक एमीन की क्षारीयता कम हो जाती है, तृतीयक एमीन की क्षारीयता कम हो जाती है। इस प्रभाव को विलायकन प्रभाव कहते हैं, इस प्रभाव को विलायकन प्रभाव कहते हैं, विलायकन प्रभाव कहते हैं। तो बेटा ये हो गया आपका विलायकन प्रभाव, तो आप इसको जल्दी से नोट करें, फिर पढ़ते हैं और भी बेसिक नेचर जो एल्किल या एरिल एमीन के बीच में रिलेशन थोड़ा सा बताएगा, जल्दी से नोट करें आप इसको। बेटा अगला, जैसे हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले क्या लिखा कि इलेक्ट्रॉन जो प्रतिकर्षी समूह होता है वो क्षारीय नेचर को क्या कर देता है, बढ़ा देता है एमीन्स यौगिकों के। अभी पढ़ेंगे कि अगर किसी एमीन कंपाउंड पे कौन सा ग्रुप लग जाए, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह लग जाए, तो मैंने उसको लिखा है कि एमीन्स की क्षारीय प्रकृति क्या हो जाती है, कम हो जाती है, कम कर देता है। इसको समझते भी है कैसे, जैसे बेटा मेरे पास क्या है कि मेरे पास 2 कंपाउंड हैं, फर्स्ट नंबर पे मैं कंपाउंड लिख रहा हूं, मेरे पास सबसे पहले है बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड NH2। अभी मेरे पास जस्ट ऐसा ही एक और कंपाउंड है CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, अभी इसी के साथ क्या लगा हुआ है Cl। अब Cl क्या करता है मैं बताऊं, अभी पहला Cl का काम पढ़ने से पहले लोन पेयर तो लगा लो। अच्छा ये बताना जरा तुम लोग देख के, इसमें से मेथिल ग्रुप इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, दूसरे की ओर भेजता है। इसका तो इलेक्ट्रॉन दाता समूह है, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह है। ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर की ओर भेजेगा तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नाइट्रोजन पर क्या होगी, बढ़ेगी, और डेंसिटी बढ़ने का मतलब कौन सा नेचर बढ़ेगा, क्षारीय। अगर मैं इस पे इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह लगा देता हूं क्लोरीन, थोड़ा सा दूर लगाते हैं, बॉन्ड अच्छा सा दिखाते हैं,
बेटा CH2 ग्रुप का कोई नेचर नहीं, इलेक्ट्रॉन देने का नेचर था CH3 का, CH2 का नेचर नहीं था। समझ रहे हो? अब क्या करेगा, क्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाला समूह है, अपनी ओर आकर्षित करेगा। सोचो तो ये नाइट्रोजन के भी इलेक्ट्रॉनों को तो अपनी ओर क्या कर लेगा, आकर्षित। ये डिमांड करेगा किससे, कार्बन से, और जब कार्बन पर कमी होगी तो कार्बन डिमांड किससे करेगा, नाइट्रोजन से। बोलेगा भैया आपके पास तो लोन पेयर है, आप ही दे दो कम से कम। और लोन पेयर नाइट्रोजन से खिसक कर किसकी ओर आने लगेगा, क्लोरीन की ओर। मैं इसको बनाऊं भी डायरेक्शन, ये किसकी ओर आ रहा है, खिसक कर क्लोरीन की ओर। सोच समझ के जवाब देना है। नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अब बढ़ेगी कि घटेगी, घट जाएगी, क्योंकि यहां से नाइट्रोजन से क्लोरीन की ओर इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, ट्रांसफर। तो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकलकर क्लोरीन की ओर जाने लगे, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई, तो इसका क्षारीय नेचर भी कैसा हो गया, कम। और यहां पर क्षारीय नेचर कैसा था, अधिक। तो अगर कोई भी ऐसा ग्रुप लग जाता है तो वो क्षारीय नेचर को क्या कर देता है, घटा देता है, लेकिन ग्रुप कैसा लगे, इलेक्ट्रॉन आकर्षी। अभी मैं एक चीज लिख के दिखाता हूं आपको, देखो इसको समझो। एक और बेटा इसमें से एग्जांपल लिख सकते हैं, CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। मैंने इस बार दो ग्रुप लगा रखे हैं। पहले मैंने ग्रुप लगा रखा है बेटा ब्रोमीन, और फिर मैंने यहां ग्रुप लगा रखा है NO2। सेम फॉर्मूले पर NO2 को आप NO2 भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, O2N ना लिखो, तुम लोग डर ना जाओ कहीं, NO2। हाँ, कैसे बच्चे का क्या होता है ना, उसने थोड़ा सा अरेंजमेंट बिगड़ गया, उसको समझ लेता है क्या पता नहीं क्या लिख दिया सर जी ने। अभी चेक करेंगे। NO2 भी इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाला समूह है, ये भी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, और नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या करेगा, कम। Br भी इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाला ग्रुप है, ये भी नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचकर उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा। लेकिन अगर मैं दोनों को कंपेयर करता हूं तो NO2 द्वारा इलेक्ट्रॉन के खींचने की प्रवृत्ति कैसी है, बहुत अधिक है ब्रोमीन की अपेक्षा। मैं ये नहीं कहता ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन को उधर नहीं खींच के ले जाएगा, ले जाएगा वो भी, लेकिन NO2 ग्रुप नाइट्रोजन से काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच के ले जाएगा। अभी आप सोचो अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा तो यहां डेंसिटी भी कैसी होगी, बहुत कम। तो क्षारीय नेचर भी, और उसके अपेक्षा तो यहां क्षारीय नेचर लगातार बना रहेगा। क्यों, ये खींचता है लेकिन उतना अधिक खींचता नहीं है, तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, लेकिन थोड़ी बहुत कम होगी, ज्यादा कम होने वाली नहीं है। तो बेटा ये नेचर हो गया। जब आपको कोई एल्किल एमीन मिलता है, आप उसके बेसिक नेचर को बताना चाहते हो, तब आप इन चीजों का यूज करते हो, इतने प्रकार के आर्टिकल्स का। लेकिन अभी क्या करेंगे, हम लोग एरिल एमीन को पढ़ेंगे। एरिल का मतलब समझते हो ना, फेनिल ग्रुप पर। तो अगर हम उनके नेचर पर पढ़ें तो बेटा मैंने यहां लिख भी रखा है कि अब हम केवल किसकी बात करेंगे, एरिल एमीन की। हालांकि जरूरत पड़ने पर हम एल्किल एमीन को भी वहां लाएंगे अगर कंपेयर करना होगा दोनों को। तो एरिल एमीन में से तो पहले ये दो चीजें सीख लेनी है कि एरिल एमीन अभिक्रिया कैसे करता है, इसको क्षारीय क्यों कहा जाए। तो बेटा जल्दी से स्टार्ट करते हैं, एरिल एमीन को क्षारीय क्यों कहा जाए। एरिल एमीन में से बेटा फॉर्मूला चेक करोगे, ये एरिल का फॉर्मूला, और ऊपर ग्रुप में लगा हुआ है NH2, नाम याद होगा एनिलीन, और NH2 पर कितना लोन पेयर होता है, एक लोन पेयर। अब कहता है सर जी इसके क्षारीय नेचर को दिखाएं, तो बेटा इसके भी क्षारीय नेचर को दिखा सकते हो। कैसे दिखा सकते हो, हम इसके अभिक्रिया काहे से कराएंगे, जल से। जल में H+ आयन होता है, OH- आयन। H+ का मतलब H के पास इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी, और अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो ये H+ आयन को अपनी ओर क्या कर लेगा, खींच लेगा, आकर्षित कर लेगा, और कहेगा मेरे पास जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो तुम ले लेना, अपनी इलेक्ट्रॉनों की कमी को क्या कर लेना, दूर कर लेना। तो बनेगा क्या बेटा, ऊपर चेक करते हैं, एरिल ग्रुप ऊपर बनेगा NH3+ चार्ज और प्लस OH-। अभी मैं क्या सोचता हूं, मैंने जैसे ही जल में घोला, H+ का मतलब अम्लीय गुण तो समाप्त होकर किसके साथ लग गया, NH2 के साथ। लेकिन विलयन में अब कौन सा गुण बचा, केवल क्षारीय OH आयन। इसका मतलब केवल पदार्थ क्या बचा, क्षारीय। एक तो मैं इस बेसिस पे भी कह सकता हूं कि एरिल एमीन प्रकृति में कैसा होता है, क्षारीय। दूसरा, एरिल एमीन पे भी नाइट्रोजन पे तो लोन पेयर अवेलेबल है, और लोन पेयर अवेलेबल है तो ये लोन पेयर की अवेलेबिलिटी के कारण इसको क्या कह सकते हैं, क्षारीय कह सकते हैं। ये लोन पेयर जरूरत पड़ने पर दे सकता है, दिया भी किसको, H+ को, इसलिए भी इसको क्षारीय कर सकते हैं। एक और चीज है, अगर कोई भी यौगिक प्रोटॉन्स गेन कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, वो भी क्षारीय है। अब कहोगे सर ये कौन सी परिभाषा बीच में रख दी आके,
तो बेटा एक साइंटिस्ट, एक क्या दो साइंटिस्ट मैं बताता हूं, एक थे ब्रॉन्स्टेड और दूसरे थे लॉरी। इन दोनों ने मिलकर एक प्रोटॉन संकल्पना बनाई थी, प्रोटॉन थ्योरी। क्या थी? अगर कोई भी पदार्थ प्रोटॉन को गेन कर लेता है, ग्रहण करता है, क्षारीय है, और प्रोटॉन को त्याग देता है, कैसा है? अम्लीय है। चेक करो, प्रोटॉन का फॉर्मूला H+ है। एमीन ने या एनिलीन ने इस प्रोटॉन को क्या किया है? ग्रहण किया है, अपने पास रखा कि नहीं रखा? और उस बेसिस पर भी ये कैसा है? प्रकृति में क्षारीय। क्योंकि मैंने एल्किल एमीन पे सारी बातों को डिटेल्स में लिखाया है। हम एरिल एमीन पर केवल अभिक्रिया दिखाई देते हैं आपको, हम लिखवाने वाले नहीं। क्यों? डेफिनेशन वही सेम रहेगी। अभी एक और चलेंगे, क्या इसी अभिक्रिया से बता सकते हो? अच्छा, ये बात तो तुम सभी लोग जानते होगे, बहुत छोटी क्लासों से पढ़ते चले आ रहे हो। अगर कोई अम्ल किसी क्षार से अभिक्रिया कर ले, क्या क्या बनता है? जल और, अच्छा जल ज्यादा मायने नहीं रखता, मेन प्रोडक्ट क्या है? लवण। अगर कोई एसिड साल्ट से रिएक्शन करता है तो वो क्या बन, सॉरी एसिड बेस से रिएक्शन करता है तो वो क्या बनाता है? साल्ट। अभी रिएक्शन करवाते हैं, देखो बेटा मेरे पास एमीन है, सिंगल बॉन्ड NH2, ये लोन पेयर, और इसकी रिएक्शन हम किससे करवाते हैं? एसिड से। बेटा सोच समझ के जवाब देना। ये क्या है? अम्ल, सभी जानते हैं। अगर ये क्षार होगा तो इस अम्ल से अभिक्रिया करेगा और क्या बनाएगा? लवण। अगर लवण नहीं बना पाएगा तो फिर अभिक्रिया बेकार है, ये क्षार भी नहीं है। तो मैंने देखा क्या, वैसे आप लोग तो होशियार हो, ये लोन पेयर किसको मिलना चाहिए? H+ को, जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या है? कमी। बनाएगा क्या? मैं चेक कर लेता हूं इसको। NH3+, और बेटा जस्ट इसके साइड में कौन रहेगा? Cl-। तो बेटा ये साल्ट बन गया। क्यों साल्ट बन गया? अच्छा चेक करो, क्या इस पर देखने से कहीं H+ आयन दिख रहा है? ये वाला नहीं माना जाएगा ना ना, ये तो अमोनियम वाला हो गया। क्या यहां पर कोई OH- आयन दिख रहा है? ना, तो ना तो अम्ल है ना तो ये कैसा है? लवण है। नाम क्या है? मैं पढ़ के सुनाता हूं। बेटा एनिलीन के फॉर्मूले पर पॉजिटिव आयन लगा है ना, तो इसका नाम है एनिलीनियम, और लास्ट में Cl- आयन है, क्लोराइड। क्या नाम बताओगे इसका? एनिलीनियम क्लोराइड। अब ये हमारे लिए एक प्रकार का क्या है? साल्ट। मैं क्या सोचता हूं, ये हमें कंफर्म पता था एसिड है, तो साल्ट कब बनेगा? जब एसिड किसके साथ रिएक्शन करेगा? बेस के साथ। तो ये भी एक रिएक्शन दिखाती है कि पक्का ये बेस है। अगर बेस ना होता तो ये एसिड के रिएक्शन करके साल्ट कभी बनाकर तैयार नहीं करता। साल्ट बना रहा, इसका मतलब है कि एसिड ने किससे भी क्रिया की है? बेस से। और एनिलीन एक प्रकार का कैसा कंपाउंड है? बेसिक कंपाउंड है। समझ में आ जाएगा? या मैं इसको लिखाऊं कि अलग से, कि कैसे बोलोगे बताओगे? क्योंकि एनिलीन अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? लवण। अतः इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। कोई पूछेगा भी क्यों, तो बताओगे क्षार ही तो अम्ल से अभिक्रिया करके लवण बना सकता है। बेसिक नेचर में आपको रीजन एक देकर आना है आपके पास जब क्वेश्चन आएगा। अभी चेक करेंगे थोड़ा सा और भी। अभी क्या चेक करने वाले हैं हम थोड़ा सा, कि इस पे इलेक्ट्रॉन आकर्षी और इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह का क्या इफेक्ट लगता है। देखो मैं लिखता हूं यहां पे, मैं नंबर नहीं डालेंगे भैया, ऐसे ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हमारे पास एक कंपाउंड है, इसको देखिएगा ध्यान से, NH2। बेटा एमीन है पक्का, इसके ऊपर क्या होना चाहिए? लोन पेयर। बेसिक नेचर को शो करना चाहिए। और बेटा मैंने क्या रखा है? इसकी जगह पर एक लगा रखा है CH3। अभी मैं क्या करने वाला हूं, यहीं पे रखेंगे NH2। बेटा देख कर बताना, इसमें से चेक करने वाली बात है। इसमें से फेनिलेमीन, फेनिलेमीन, लेकिन इस पे मेथिल ग्रुप क्या है? एक्स्ट्रा। और इस पे मेथिल ग्रुप कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है। अब समझना क्या है, यहां से स्टार्ट करेंगे। बेटा मेथिल ग्रुप का नेचर क्या है? इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने का कि प्रतिकर्षित करने का? प्रतिकर्षित करने का। इसका मतलब मेथिल ग्रुप अपने से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ट्रांसफर। कहेगा कि जाओ हमसे, हमारे पास से, हम प्रतिकर्षी समूह हैं। अब बेटा इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये बॉन्ड्स के थ्रू जाते 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 किस पर पहुंचेगा?
NH2 पर, और नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा, बेसिक नेचर बढ़ गया। अच्छा सोचो यहां कोई ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को वहां जाके इलेक्ट्रॉन को भेजे और बढ़ाए? आपको क्या लगता है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी दोनों में से आप हमको बताओगे ये मेथिल वाले ग्रुप के लगने के कारण यहां पर बढ़ी होगी कि सेकंड फॉर्मूले पर बढ़ी होगी? फर्स्ट फॉर्मूले पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी होगी, ये बेसिक नेचर कैसा रखेगा, अधिक रखेगा। समझ पा रहे हैं आप इसको? एक जस्ट इसका अपोजिट। अब इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है बेटा, यहां पर देखते हैं, इसका अपोजिट नेचर डैश लगा दिया, तो अपोजिट नेचर अब दिखाएंगे। अब इस बार बेटा इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह को लगाकर के चेक करेंगे। मेरे पास ये एक एनिलीन का फॉर्मूला है और मैं जानता हूं यहां पर लोन पेयर अवेलेबल है, और मेरे पास एक और फॉर्मूला एनिलीन का है, लेकिन मैंने उसमें से थोड़ा सा चेंज कर रखा है। क्या चेंज कर रखा है? मैंने यहां इस पर कौन सा ग्रुप लगा रखा है, क्लोरीन। आप ब्रोमीन भी लगा सकते हो, आयोडीन भी लगा सकते हो, CF3 को भी लगा सकते हो, कोई भी ग्रुप लगा सकते हो जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करता हो, आकर्षित। मैं एरो का साइन बना देता हूं, क्यों? ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाला समूह है। अभी चेक करेंगे, अगर ये इलेक्ट्रॉन आकर्षित कर रहा है तो कहां से इलेक्ट्रॉन आएगा, जहां पे अधिक है। अधिक किसके पास है, नाइट्रोजन के पास। ये इलेक्ट्रॉनों को खींचकर क्लोरीन की ओर भेजेगा, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने का मतलब क्षारीय नेचर कम हो गया, तो हम इधर की ओर ग्रेटर देन का सिंबल लगा देंगे। क्यों? इसमें तो कोई खींचने वाला ग्रुप भी नहीं है, और ग्रुप नहीं है तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम नहीं होगी, उतनी ही बनी रहेगी, और क्षारीय नेचर थोड़ा सा कैसा रहेगा, अधिक। अगर इन सब चीजों को पढ़े तो बेटा एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में और आता है, सर जी आपने एल्किल एमीन से एल्किल एमीन की तुलना कर दी, आपने एरिल एमीन की तुलना एरिल एमीन से कर दी, लेकिन अभी आपने एक कंपेयर नहीं किया है। आप एल्किल एमीन और एरिल एमीन को कैसे बता पाओगे कि कौन सा अम्ल ज्यादा क्षारीय है और कौन सा कम क्षारीय है? तो अभी एक आर्टिकल लेकर चलते हैं जो अपने यहां पूछा जाता है, और मैं बताऊं कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत ज्यादा आता है, जो एल्किल और एरिल की क्षमता को एक दूसरे के साथ क्या करेगा, कंपेयर करेगा। तो एल्किल और एरिल की क्षमता को कंपेयर करे वो फॉर्मूला पढ़े, उससे पहले मैं एक चीज बता देता हूं आपको। क्या बता देते हैं? एल्किल एमीन इज मोर बेसिक देन एरिल एमीन। एल्किल एमीन का क्षारीय नेचर कैसा होता है, अधिक, और एरिल एमीन का क्षारीय नेचर कैसा होता है, कम। एक एग्जांपल भी लिख सकते हैं, कैसे? CH3NH2 ज्यादा क्षारीय है, जबकि C6H5NH2 की क्षारीय प्रकृति कैसी होती है, कम। लेकिन इस बात को हम दिखाएंगे कैसे, उसको चेक करेंगे। तो इसके लिए हमें बेटा थोड़ी सी जगह चाहिए कि हम 5 बेंजीन की संरचनाएं बना सकें, तो हम पहले उनको बनाकर तैयार करते हैं। देखो एनिलीन के फॉर्मूले में मैं अल्टरनेट डबल बॉन्ड बना देता हूं। अब इस पर पढ़ेंगे सबसे पहले रेजोनेंस को, अनुनाद को। अनुनाद को पढ़ने का तरीका देखो भैया, स्टार्ट करते हैं। तो बेटा हमने एनिलीन के कितने फॉर्मूले बना रखे हैं, 5। अभी मैंने एक फॉर्मूले पर डबल बॉन्ड को दिखाया है। डबल बॉन्ड का अरेंजमेंट तो हर एक फॉर्मूले पर होगा, लेकिन हर एक फॉर्मूले पर डबल बॉन्ड का अरेंजमेंट चेंज होगा, इसलिए मैंने वहां बनाया नहीं है। अभी चेक करेंगे कि डबल बॉन्ड का अरेंजमेंट क्या है रहता है। बेटा सभी जानते हो क्या कि एनिलीन के नाइट्रोजन एटम पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है। ये करता क्या है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन? ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है इस बॉन्ड के लिए। सोचने वाली बात है, अगर यहां पर बॉन्ड तैयार के लिए ट्रांसफर करेगा, यहां कौन सा बॉन्ड डेवलप होगा, डबल। अगर सोचो डबल बॉन्ड डेवलप होगा तो यहां पर कार्बन के पास बॉन्ड हो जाएंगे 5। अगर 5 बॉन्ड तैयार हो जाएंगे तो ये तो इम्पॉसिबल सब्जेक्ट है। तो उस 5 बॉन्ड को 4 बॉन्ड में बदलने के लिए इसने क्या किया, अपना ये पाई बॉन्ड ट्रांसफर कर दिया यहां। अब सोचो अगर ये पाई बॉन्ड का यहां ट्रांसफर करेगा तो यहां पर कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस, क्योंकि बॉन्ड का मतलब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर जैसे ही कार्बन पर हुआ, वहां इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, बढ़ गए। और इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी या वृद्धि को कैसे दिखाते हैं, माइनस चार्ज से। अभी 2 मिनट पहले पढ़ रहे थे, कहते H+ का मतलब सर जी था इलेक्ट्रॉन की कमी, तो माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन की वृद्धि। अब इलेक्ट्रॉन की वृद्धि कब हुई,
जब यहां बेटा कौन सा बॉन्ड डेवलप हो गया, डबल, और ये वाला डबल बॉन्ड क्या था, ये यहां था, ये क्या हो गया, ब्रेक हो गया। सोच के बताना, अगर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो ये वाले बॉन्ड पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, उनको तो हम लिख सकते हैं। फिर अब इस कार्बन के पास जैसे ही माइनस चार्ज आया, यहां बेटा कार्बन होगा, माइनस चार्ज कार्बन पर रहेगा। यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ था तो यहां कैसा चार्ज आ गया, प्लस, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन चले गए, कमी आ गई, प्लस कर दिया। ये कार्बन ज्यादा देर तक अपने पास माइनस चार्ज को ना रख पाया और उसने अपने इन इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करने का निश्चय कर लिया। सोचा मेरे पास इलेक्ट्रॉन जितना हाई है हम इतना वजन नहीं रख सकते। आप ही सोचो, आपके पास अधिक वजन रख दिया जाए, आप क्या समझते हो? यही सोचोगे कि हम अपने पास से वजन को क्या कर दें, ट्रांसफर कर दें किसी दूसरे की ओर। उसने क्या किया, इसने जस्ट बगल में एक यहां पर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके एक बॉन्ड बनाने का निश्चय किया। सोचे यहां पर अगर बॉन्ड भेजेगा तो यहां बॉन्ड बन जाना चाहिए। अगर यहां बॉन्ड बन जाएगा तो फिर इस कार्बन पर बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 5। आप कहोगे सर ये बॉन्ड तो 4 हमको दिख रहे हैं, तुम 5 बताए पड़े हो। एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा, चौथा, 5वां बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होगा, नहीं दिखाया गया है। एक बॉन्ड ऐसे भी जुड़ा होगा बेटा, वो नहीं दिखाया गया है। अच्छा सोचो, तो मैं उसको दिखाऊंगा भी नहीं, जरूरत नहीं है, उसको दिखाएंगे नहीं। 5 बॉन्ड यहां अगर डबल बॉन्ड क्रिएट होगा तो बेटा ये इस बॉन्ड का तो काम खत्म हो गया ना, तो ये बॉन्ड आगे की ओर ट्रांसफर कर देगा इलेक्ट्रॉनों को। तो ये बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन ने यहां ट्रांसफर करते हुए बॉन्ड बनाया। बॉन्ड बनाने से यहां जो ये वाला बॉन्ड था, यहां वाला वो नष्ट हो गया और ऋण चार्ज यहां गया, लेकिन इस बॉन्ड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अभी क्या हो रहा है कि प्लस चार्ज तो वहां बना ही था। वहां कब तक प्लस चार्ज बना रहेगा, जब तक कि हमारे पास वहां दोबारा इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच जाते। एक कमी कर रखी हम लोगों ने, वहां कौन सा बॉन्ड था, डबल, उसको भी तो बनाया जाए। फिर क्या हुआ, ये कार्बन भी अपने पास इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा देर होल्ड करके नहीं रख सकता, उसके पास भी वजन बढ़ा। उसने कहा भैया इसको निकालना पड़ेगा। सोचने वाली बात है बेटा, इस कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन को निकालकर यहां बॉन्ड डेवलप करने की सोची। अब वह थोड़ी देर के लिए मैं बना रहा हूं केवल अकेले, यहां अगर डबल बॉन्ड बना तो फिर इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 5 ज्यादा हो जाएगी। तो ये अपने बॉन्ड को कहां ट्रांसफर करेगा, आगे की ओर। सोचने वाली बात है। तो इसके ट्रांसफर से डबल बॉन्ड यहां बना, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, और जो यहां डबल बॉन्ड बना भी था ये टूटकर यहां पर इलेक्ट्रॉनों को क्या कर दिया, उसने पहुंचा दिया। अब यहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई। अब वो कार्बन भी कहता है भैया हम नहीं चला पाएंगे इससे कम, हमारा भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करो। सब तो ट्रांसफर करते चले आ रहे हो अपने मन से। अभी बेटा सोचने वाली बात है, तुम इस पे डबल बॉन्ड बना था। अच्छा बताओ, ये इलेक्ट्रॉन नहीं रख पाएगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा यहां पे, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा यहां पे। तो ना तो इस बॉन्ड पर इफेक्ट पड़ेगा, ना इस बॉन्ड को इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये दूर है बॉन्ड पहले से ही। अभी चेक करो, अगर यहां बॉन्ड डेवलप हुआ तो इसको दिक्कत हो जाएगी ना, और इसको प्रॉब्लम होगी तो ये अपने इलेक्ट्रॉनों को फिर से वहीं पहुंचा देगा। कहेगा भैया अब हमारे पास आ गया खुद डबल बॉन्ड, चलो निकलो वहां ऊपर पहुंचो। तो हुआ क्या, यहां पे बॉन्ड डेवलप तो हो गया डबल बॉन्ड, अभी यहां मत दिखाना, यहां तो इलेक्ट्रॉन गया है, अभी बॉन्ड अब बनाकर तैयार किया, और यहां का इलेक्ट्रॉन ऊपर निकल गया तो फिर से यहां क्या हो गया, लोन पेयर। इसका मतलब है कि एनिलीन की कितनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं, 5। बस बेटा अभी बस इतनी बात देखेंगे। इस पर भी इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इस पे भी इलेक्ट्रॉन की कमी थी, डबल बॉन्ड था तो इस पे भी तो इलेक्ट्रॉन की कमी थी। इलेक्ट्रॉन की कमी 2 जगह पूरी हो पाई, यहां और यहां। अब हम इतनी बात तुमको एक जनरली बताना चाहेंगे। क्या, अगर आपके पास 1 2 3 4 5 लीटर एनिलीन है, उसमें से रेजोनेंस स्ट्रक्चर को उसमें से अगर देखा जाए केवल 2 लीटर एनिलीन क्षारीय नेचर को दिखाता है, क्योंकि वही नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन पेयर है। क्या इस फॉर्मूले पर नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन पेयर है? तो ये क्षारीय नेचर दिखाता। अभी सोचो 5 लीटर में केवल 2 लीटर ऐसा केमिकल है जो आप बेसिक नेचर के थ्रू देखते हो। बाकी इनसे पूछा क्या भैया आपका क्या कहता है, हम बेसिक नेचर से मतलब नहीं रखते। क्यों? हमारे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। अभी सोचो 5 लीटर में से 3 लीटर तो बेसिक नेचर दिखाता ही नहीं। कितने लीटर बेसिक नेचर दिखाता है? बस इतनी बात बताना, इसका बेसिक नेचर कम होगा कि अधिक होगा? कम हो जाएगा भैया। 5 लीटर में से 3 लीटर तो बेकार है।
बेसिक नेचर तो केवल 2 लीटर दिखा रहा है। तो मैंने क्या समझता हूं कि इतने फॉर्मूलों में से ये फॉर्मूले तो बेसिक नेचर दिखा ही नहीं सकते, क्योंकि रेजोनेंस फॉर्मूले हैं, आर्टिकल को लिखने में थोड़ी सी अच्छाई कर लेते हैं बेटा, ये डबल एरो बनाते हैं इनके बीच। अब पूछेगा सर जी डबल एरो क्यों बनाते चले जा रहे हैं आप? इसका मतलब है ये इस रूप में बदल सकता है, ये फिर से इस रूप में बदल सकता है, ये दोनों एक दूसरे के फॉर्म में फिर से चेंज हो सकते हैं, ये दोनों चेंज हो सकते हैं, ये दोनों चेंज हो सकते हैं। अब जब मैं एल्किल एमीन की बात करूंगा बेटा, एल्किल एमीन में से चलते हैं R सिंगल बॉन्ड NH2, ये किसी भी प्रकार का रेजोनेंस दिखाता नहीं है। अभी सोचो रेजोनेंस नहीं दिखाता, इसका जितना भी केमिकल है पूरा क्षारीय है। क्यों? वहां नाइट्रोजन पर कम से कम लोन पेयर अवेलेबल तो है। मतलब कहने का मतलब अगर ये 5 लीटर ले लोगे तो पांचों का 5 लीटर केमिकल क्षारीय है, और यहां 5 लीटर ले लिया तो क्षारीय 2 लीटर है और 3 लीटर क्षारीय नहीं। आपको क्या लगता होगा एल्किल एमीन ज्यादा क्षारीय रखा जाए कि एरिल एमीन ज्यादा क्षारीय रखा जाए? एल्किल एमीन इज मोर बेसिक देन एनी एरिल एमीन। किसी भी एरिल एमीन से अगर उस समय पर आप कंपेयर करते हो सिमिलर फॉर्मूले पर, आप पाते हो कि एरिल एमीन की क्षारीयता कम है और एल्किल एमीन की क्षारीयता कैसी है? अधिक। तो इसको समझ गए होगे आप मेरे ख्याल से। इसको जल्दी से नोट करते हैं, फिर आगे का जो आर्टिकल है उसको पढ़ते हैं कल।